वेलकम टू आईएससीएस के जीके जीएस के प्रैक्टिस सेशन में आपका स्वागत है। दोस्तों, एनटीपीसी का फर्स्ट सीबीटी का एग्जामिनेशन का डेट आ चुका है। टेंटेटिव डेट 15 दिसंबर को है। तो दोस्तों, सबसे सटीक और सबसे बेहतर एक्सप्लेनेशन के लिए और प्रैक्टिस सेट के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल आईएससीएस ऑनलाइन से जुड़े रहें। तो चलो दोस्तों, शुरू करते हैं आज का प्रैक्टिस सेशन। सवाल दोस्तों, मैंने जब कल आपको सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित जो सवालों का डिस्कशन किया था कल, उसमें आखिरी क्वेश्चन जो क्वेश्चन नंबर 25 था, उसमें मैंने ये सवाल आप लोगों के लिए छोड़ दिया था कि बताएं सिंधु घाटी सभ्यता का काल को क्या कहा जाता है। तो ऑप्शंस था प्राकैतिहासिक काल, आद्य ऐतिहासिक काल, पुरापाषाण काल और इनमें से कोई नहीं। दोस्तों, कुछ लोगों ने जवाब दिए, लेकिन अधिकतर लोगों ने जो जवाब दिए वो गलत जवाब था। सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, आद्य ऐतिहासिक काल। दोस्तों, प्रागैतिहासिक काल वह काल जिसका कोई लिखित साक्ष्य उपलब्ध नहीं है, अतः इस काल का इतिहास पूर्णतः उत्खनन में मिले पुरातात्विक साक्ष्यों पर निर्भर है। पाषाण काल को प्रागैतिहासिक काल में रखा जाता है, जबकि आद्यैतिहासिक काल, इस काल की लिखित लिपि तो है, पर या तो उसे पढ़ने में सफलता नहीं मिली या उसकी प्रामाणिकता संदिग्ध है। हड़प्पा और वैदिक संस्कृति की गणना आद्य ऐतिहासिक काल में की जाती है। ऐतिहासिक काल लिखित साधनों पर निर्भर करता है। इसके पुरातात्विक व साहित्यिक विवरण उपलब्ध हैं तथा लिपि पढ़ने में सफलता मिली है। ईसा पूर्व 6वीं शताब्दी से ऐतिहासिक काल प्रारंभ होता है। तो दोस्तों, सिंधु घाटी सभ्यता की जितनी भी लिपियां, जो चित्रलिपियां हैं, जिसे पिक्टोग्राफी कहते हैं या भाव चित्रात्मक लिपि कहते हैं, वो सारे लिपि उपलब्ध तो हुए हैं, परंतु उन्हें अभी तक पढ़ने में सफलता नहीं मिली है। तो दोस्तों, सिंधु घाटी की सभ्यता के काल को आद्य ऐतिहासिक काल कहा जाता है। तो answer will be option number B. Now look at the first question of today. राजा राम मोहन राय द्वारा ब्रह्म समाज की स्थापना कब की गई थी? 1816, 1820, 1828 या फिर 1830? दोस्तों, आंसर होगा 1828 ईस्वी। दूसरा नंबर क्वेश्चन, अंग्रेजी भारतीय सेना में चर्बी वाले कारतूसों से चलने वाली एनफील्ड राइफल कब शामिल की गई? नवंबर 1856, दिसंबर 1856, जनवरी 1877 या फरवरी 1857? तो दोस्तों, आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, 1856, दिसंबर 1856। दिसंबर 1856 में सरकार ने पुरानी लोहे वाली बंदूक ब्राउन, याद रखेंगे दोस्तों, ये ब्राउन ब्रेस है, जो पुरानी बंदूक जिसको रिप्लेस किया गया था नई बंदूक जिसमें चर्बी वाले कारतूस लगते थे। तो जिसमें चर्बी वाले कारतूस लगते थे उस राइफल का नाम एनफील्ड था, जबकि जिसको रिप्लेस किया गया वो ब्राउन ब्रेस था। ठीक है, उसे दिसंबर 1856 में इस्तेमाल किया जाने लगा था। नाउ लुक एट क्वेश्चन नंबर 3। किस वर्ष में भारतीय रुपये का महीने में 2 बार अवमूल्यन किया गया? अवमूल्यन का मतलब होता है डीवैल्यूएशन ऑफ करेंसी को अवमूल्यन कहते हैं, जहां सरकार अर्थव्यवस्था को बैलेंस करने के लिए और एफडीआई को आकर्षित करने के लिए अवमूल्यन किया जाता है। यह कब किया गया था? 1990 ईस्वी में, 1991 ईस्वी में, 1994 ईस्वी में या फिर 1999 ईस्वी में? तो दोस्तों, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 1991 ईस्वी में 2 बार किया गया था। दोस्तों, नाउ लुक एट क्वेश्चन नंबर 4। भारत में पंचायती राज का प्रतिनिधित्व करता है। कौन करता है, क्या करता है? शक्तियों का विकेंद्रीयकरण, लोगों की हिस्सेदारी, सामुदायिक विकास या फिर उपरोक्त सभी, यानी कि तीनों ऑप्शंस। तो आंसर विल बी ऑप्शन नंबर डी, तीनों होगा। शक्तियों का विकेंद्रीकरण,
जिसे डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर कहते हैं, लोगों की हिस्सेदारी या फिर सामुदायिक विकास। दोस्तों, संविधान के 73वें संशोधन द्वारा 11वीं अनुसूची जोड़कर उसमें 29 ऐसे विषयों का उल्लेख किया गया जिससे पंचायती राज को या पंचायतों को शक्ति प्राप्त होती है। इसमें चकबंदी, भूमि सुधार, ग्रामीण विद्युतीकरण आदि सम्मिलित हैं। नाउ लुक एट क्वेश्चन नंबर 5। भारतीय अर्थव्यवस्था का कौन सा क्षेत्र सकल राष्ट्रीय उत्पादन में सबसे अधिक योगदान करता है? प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र, तृतीय क्षेत्र या फिर सार्वजनिक क्षेत्र? दोस्तों, आंसर विल बी ऑप्शन नंबर सी, तृतीय क्षेत्र। प्राथमिक क्षेत्र अर्थव्यवस्था का वह क्षेत्र है जो प्राकृतिक संसाधनों का सीधा उपयोग करता है, जिसमें कृषि, वानिकी, मछली पकड़ना और खनन भी शामिल है। इसके विपरीत द्वितीय क्षेत्र वस्तुओं का विनिर्माण मतलब मैन्युफैक्चरिंग करता है और तृतीय क्षेत्र सेवा प्रदान करता है, यानी कि सर्विस इंडस्ट्री होती है। दोस्तों, याद रखें कि भारतीय अर्थव्यवस्था के सकल राष्ट्रीय उत्पाद में तृतीय क्षेत्र का प्रथम या सबसे बड़ा योगदान होता है, जो कि सबसे ज्यादा होता है 56.1%। द्वितीय स्थान पर द्वितीय क्षेत्र होता है जिसका योगदान 26.4% होता है, जबकि प्राथमिक क्षेत्र का योगदान तीसरे जगह पे होता है जिसका 18.5% योगदान होता है। तो ऐसे याद रखेंगे, जो तृतीय क्षेत्र है वो पहले स्थान पे है, द्वितीय क्षेत्र दूसरे स्थान पे और पहला क्षेत्र जो है, जो प्राथमिक क्षेत्र है, वो तीसरे स्थान पे होता है, जो कि जब हम सकल राष्ट्रीय उत्पाद में योगदान की बात करते हैं। तो नाउ लुक एट क्वेश्चन नंबर 6। तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग, जिसे ओएनजीसी कहते हैं, की स्थापना कब हुई? 1856 ईस्वी में, 1914 ईस्वी में, 1936 ईस्वी में या इनमें से कोई नहीं? तो दोस्तों, आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, 1856। नाउ लुक एट क्वेश्चन नंबर 7। एस्किमो कहाँ के निवासी हैं? कनाडा के, मंगोलिया के, मलाया के या फिर श्रीलंका के? तो दोस्तों, आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, कनाडा के। दोस्तों, एस्किमो कनाडा व ग्रीनलैंड के टुंड्रा प्रदेश के निवास करने वाली एक प्रमुख जनजाति है। उत्तरी ध्रुव क्षेत्र के चारों ओर ग्रीनलैंड से लेकर पश्चिम में अलास्का और बेरिंग जलडमरू मध्य के पार साइबेरिया के उत्तरी पूर्वी चुकची प्रायद्वीप क्षेत्र तक एक पतली पट्टी में एस्किमो लोग निवास करते हैं। यही एस्किमो लोग जो इग्लू में रहते हैं। इग्लू क्या होता है? इग्लू एक मतलब बर्फ का ही घर होता है, जिसे क्या कहते हैं? इग्लू कहते हैं। हम लोग पढ़े भी होंगे आगे, जो आई फॉर इग्लू होता है। इग्लू में ही निवास करते हैं। कौन निवास करते हैं? ये एस्किमो लोग निवास करते हैं इग्लू में। नाउ लुक एट क्वेश्चन नंबर 8। किस संवैधानिक संशोधन के द्वारा पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक स्तर प्राप्त हुआ? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। इसका ऑप्शन नंबर ए 73वां संशोधन या 71वां संशोधन, 74वां संशोधन या फिर 77वां संशोधन? तो दोस्तों, आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए 73वां संशोधन। भारत में पंचायती राज का प्रारंभ बलवंत राय मेहता, याद रखेंगे इनका नाम, ये क्वेश्चंस पहले भी कुछ एग्जाम्स में पूछा जा चुका है कि किस समिति के सिफारिश पे या फिर समिति के चेयरमैन कौन थे, उनके सिफारिश पे ये संशोधन 73वां संशोधन किया गया और किसको? ये पंचायती राज को सुदृढ़ किया गया। तो दोस्तों, इसमें सबसे बड़ी भूमिका किसकी थी? बलवंत राय मेहता की। तो बलवंत राय मेहता समिति के सिफारिश पर 2 अक्टूबर 1959 में राजस्थान के नागौर जिले से किया गया तथा इसे 73वें संविधान संशोधन के द्वारा संवैधानिक स्तर प्रदान किया गया। नाउ लुक एट क्वेश्चन नंबर 9। पढ़ने में काम आने वाले ग्लासेस किस प्रकार के लेंस से बनते हैं? अवतल, जिसे कॉनकेव कहते हैं, उत्तल, अंग्रेजी में इसे कॉन्वेक्स बोलते हैं, साधारण यानी प्लेन ग्लास, और अवतल या उत्तल दोनों। तो दोस्तों, आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, कॉनकेव। नाउ लुक एट क्वेश्चन नंबर 10।
निम्न में से कौन सी धातु रोशनी के बल्बों में फिलामेंट के रूप में प्रयोग होती है? लौह यानी लोहा, चांदी, टंगस्टन या फिर मोलिब्डेनम। बहुत ही साधारण सवाल है, बहुत बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है और आने की भी संभावना, ये क्वेश्चन प्रत्येक एग्जाम में रिपीट होता है। दोस्तों इससे साधारण सवाल हो ही नहीं सकता है। कौन सा धातु इस्तेमाल किया जाता है? टंगस्टन, ऑप्शन नंबर सी। नाउ लुक एट क्वेश्चन नंबर 11। ठोस कपूर से कपूर वाष्प बनने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? अर्थात ठोस कपूर बिना द्रव बने वाष्प में बदल जाता है, इस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? वाष्पीकरण या एवापोरेशन, हिमीकरण या फ्रीजिंग, पिघलना या फिर मेल्टिंग, ऊर्ध्वपातन या सब्लिमेशन। तो आंसर विल बी ऑप्शन नंबर डी, सब्लिमेशन। सब्लिमेशन वह प्रक्रिया है जिससे ठोस पदार्थ गर्म किए जाने पर द्रव अवस्था में आए बिना वाष्प बन जाता है और पुनः ठंडा किए जाने पर द्रव अवस्था में आए बिना ठोस बन जाता है, जैसे कपूर, नौसादर, आयोडीन इत्यादि। नाउ लुक एट क्वेश्चन नंबर 12। निम्न में से कौन सा धातु अर्धचालक की तरह ट्रांजिस्टर में प्रयोग होते हैं? तांबा, जर्मेनियम, चांदी या फिर ग्रेफाइट। तो आंसर विल बी ऑप्शन नंबर बी, जर्मेनियम। नाउ लुक एट क्वेश्चन नंबर 13। निम्नलिखित में से किसको चारकोलिथिक युग भी कहा जाता है? याद रखें दोस्तों, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से देखेंगे। ऑप्शन नंबर ए, पूरा पाषाण युग जिसे ओल्ड स्टोन एज कहते हैं, नव पाषाण युग जिसे न्यू स्टोन एज कहते हैं, ताम्र पाषाण युग जिसे कॉपर एज कहते हैं, लौह युग या फिर आयरन एज। तो आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, ताम्र पाषाण युग जिसे कॉपर एज कहते हैं, जिसे हम चारकोलिथिक युग भी कहा जाता है। नाउ लुक एट क्वेश्चन नंबर 14। मगध का कौन सा राजा सिकंदर महान का समकालीन था? ऑप्शन नंबर ए, महापद्मनंद, फिर घनानंद, चंद्रगुप्त मौर्य या फिर सुकल्प। दोस्तों आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, घनानंद, धनानंद, सॉरी। नाउ लुक एट क्वेश्चन नंबर 15। किस भारतीय नेता ने लंदन में प्रथम गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था? मौलाना मोहम्मद अली, मौलाना अबुल कलाम आजाद, महात्मा गांधी या फिर जवाहरलाल नेहरू। तो आंसर विल बी ऑप्शन नंबर ए, मौलाना मोहम्मद अली। दोस्तों 12 सितंबर 1930 को प्रथम गोलमेज सम्मेलन लंदन में प्रारंभ हुआ, जिसमें डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, याद रखेंगे दोस्तों, अगर ऑप्शन में मौलाना मोहम्मद अली के अलावा यदि कोई ऑप्शन हो तो याद रखेंगे बहुत ही महत्वपूर्ण नाम डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, मोहम्मद अली जिन्ना भी थे उसमें, याद रखेंगे तेज प्रताप सप्रू जी भी थे, और मौलाना मोहम्मद अली जो कि ऑप्शंस में ऑलरेडी दिया हुआ है, क्या थे वो? मौलाना मोहम्मद अली। तो याद रखेंगे मौलाना मोहम्मद अली और मोहम्मद अली जिन्ना, ये दोनों थे, और इनके साथ भीमराव अंबेडकर और तेज प्रताप सप्रू भी थे। किसमें? प्रथम गोलमेज सम्मेलन जो लंदन में हुआ था। ठीक है दोस्तों। नाउ लुक एट क्वेश्चन नंबर 16। गल्फ स्ट्रीम है क्या है? खाड़ी में एक नदी, एक महासागरीय धारा, जेट स्ट्रीम का ही दूसरा नाम है, एक धरातलीय हवा है। तो दोस्तों आंसर विल बी ऑप्शन नंबर बी, एक महासागरीय धारा है। दोस्तों गल्फ स्ट्रीम एक गर्म जल की धारा है जो कि बे ऑफ मैक्सिको से निकली है, यानी कि मैक्सिको खाड़ी से निकलती है। ठीक है दोस्तों। नाउ लुक एट क्वेश्चन नंबर 17। जयप्रकाश नारायण किस आंदोलन से संबंधित थे? चंपारण आंदोलन, असहयोग आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन या व्यक्तिक सत्याग्रह। तो दोस्तों आंसर विल बी ऑप्शन नंबर सी, भारत छोड़ो आंदोलन। जयप्रकाश नारायण भारत छोड़ो आंदोलन के समय हजारीबाग जेल में बंद थे। जेल के चार दीवारी को फांदकर भूमिगत रहते हुए अच्युत पटवर्धन, अरुणा सफली आदि नेताओं के साथ मिलकर भारत छोड़ो आंदोलन में इन्होंने, जयप्रकाश नारायण जी ने अहम भूमिका निभाई थी। नाउ लुक एट क्वेश्चन नंबर 18। बिहार का कौन सा शहर वन्य जीव सेंचुरी और राष्ट्रीय पार्क के लिए प्रसिद्ध है? नवादा, नालंदा, गया या फिर दरभंगा। दोस्तों आंसर विल बी ऑप्शन नंबर सी, गया। नाउ लुक एट क्वेश्चन नंबर 19। किस नदी पर शिव समुद्रम जलप्रपात अवस्थित है? कावेरी, कृष्णा, गोदावरी या फिर महानदी। दोस्तों आंसर इज कावेरी। नाउ लुक एट
क्वेश्चन नंबर 20। सोन, नर्मदा और महानदी निकलती है, कहां से निकलती है? पलामू पहाड़ से, अमरकंटक से, पूर्वी घाटी से या फिर अरावली से? तो दोस्तों आंसर विल बी ऑप्शन नंबर बी, अमरकंटक से। दक्षिण भारत के अमरकंटक पर्वत से सोन, नर्मदा और महानदी निकलती है। दोस्तों ध्यान रखेंगे ये महानदी है, महानंदा नहीं है, तो प्लीज इसे ध्यान से देखेंगे। महानदी, नर्मदा और सोन ये तीनों नदियां अमरकंटक जो कि दक्षिण भारत में है वहां से निकलती है। हमारे अंतरिक्ष में कितने तारामंडल हैं? 87, 88, 89 या फिर 90? दोस्तों आंसर इज 89, ऑप्शन नंबर सी। अभी कुल 89 यानी 89 तारामंडल ज्ञात है, जिसमें हाइड्रा सबसे, याद रखेंगे दोस्तों, ये हाइड्रा सबसे बड़ा तारामंडल माना जाता है, जिसमें टोटल कितने 64 तारे हैं। तो दोस्तों याद रखेंगे हाइड्रा अभी जो वर्तमान में जो 89 तारामंडल हैं इसमें सबसे बड़ा तारामंडल कौन सा है? हाइड्रा है, जिसमें कितने तारे हैं? 64 तारे हैं दोस्तों। नाउ लुक एट क्वेश्चन नंबर 22। औरंगाबाद नाम के दो शहर हैं जिनमें एक बिहार में है, दूसरा कहाँ स्थित है? दोस्तों बहुत ही साधारण सवाल है, प्लीज ध्यान से इसका जवाब देंगे। ऑप्शन नंबर ए यूपी, बी महाराष्ट्र, सी एमपी या फिर डी तेलंगाना? दोस्तों आंसर विल बी महाराष्ट्र, ऑप्शन नंबर बी। नाउ लुक एट क्वेश्चन नंबर 23। पर एवोगाद्रो का नियम लागू होता है, मतलब किस पर एवोगाद्रो का नियम लागू होता है? ठोस पे होता है या फिर द्रव पे होता है, गैस पे होता है या फिर तीनों, ठोस द्रव गैस तीनों पे होता है? तो दोस्तों आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, गैस। दोस्तों एवोगाद्रो ने एक नियम दिया था, उसमें क्या था कि समान ताप एवं दाब पर सभी गैसों के समान आयतन में अणुओं की संख्या समान होती है। ठीक है दोस्तों, तो याद रखेंगे इस एवोगाद्रो के नियम को जो कि गैस पर लागू होता है। नाउ लुक एट क्वेश्चन नंबर 24। कौन सी नदी विषुवत वृत्त को 2 बार काटती है? अमेजन, नील, कांगो या फिर ऑरिनेको? तो दोस्तों आंसर विल बी ऑप्शन नंबर सी, कांगो। नाउ लुक एट क्वेश्चन नंबर 25, द लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे। गुप्त साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? चंद्रगुप्त, ब्रह्मगुप्त, समुद्रगुप्त या फिर श्रीगुप्त ने? दोस्तों आंसर विल बी ऑप्शन नंबर डी, श्रीगुप्त ने। नाउ द टाइम फॉर द क्वेश्चन फॉर यू। आपके लिए सवाल याद रखेंगे दोस्तों, सन 1764 में बक्सर के युद्ध में सर हेक्टर मुनरो के नेतृत्व में अंग्रेजी सेना ने किसे हराया था? दोस्तों फिर से एक बार पढ़ देता हूं आपके लिए ये सवाल। सन 1764 ईस्वी में बक्सर के युद्ध में सर हेक्टर मुनरो के नेतृत्व में अंग्रेजी सेना ने किसे हराया था? प्लीज आप इसका आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। आपके पास बहुत समय होगा, प्लीज इस बहाने इसका पूरा विश्लेषण भी आपको मिल जाएगा। प्लीज इसको पूरी तरह देखकर सवाल का जवाब दें। लास्ट जो आपको क्वेश्चन दिया गया था शायद आपने जल्दीबाजी में जवाब दिया था, इसलिए बहुतों का जवाब सही नहीं हुआ। दोस्तों इसे अच्छी तरह देखकर जवाब देंगे। दोस्तों यदि आपको कोई सुझाव हो, इस जो आज हमने आज पेश किया क्वेश्चंस का जो कलेक्शन, इस पर कोई सुझाव हो तो सुझाव को भी कमेंट बॉक्स में जरूर लिखेंगे। थैंक यू वेरी मच दोस्तों, आप हमारे साथ जुड़े रहें, और अगर आपको हमारा आज का प्रैक्टिस सेशन अच्छा लगा हो तो आप हमें वीडियो को लाइक करें, और अगर आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इसे सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और दोस्तों अगर किसी तरह का सुझाव हो तो आप जरूर सुझाव दें। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग आवर वीडियो। थैंक्स अ लॉट वंस अगेन।